बगदाद के पिछले हिस्से में एक तंग बाजार था जहां हर सुबह धुएं में लिपटी खुशबू हर तरफ छाई होती और लोग कतार में खड़े होकर एक नामबाई की रोटी का इंतजार करते। वो नामबाई, जिसका नाम खलील था, शहर भर में अपनी बेतरतीब हरकतों और बचगाना बातों के लिए मशहूर था। वो अक्सर तन्नूर पर आटा लगाकर राख से इस पर तस्वीरें बनाता, कभी रोटी को धूप में सिखाने की कोशिश करता और कभी आटे को पानी में घोलकर बच्चों के साथ खेलने लगता। लोग हंसते, मजाक उड़ाते और इसे नामकूल समझकर आगे बढ़ जाते। वो सब कुछ बर्दाश्त करता, ना बुरा मनाता, ना कोई जवाब देता, बस हल्की मुस्कुराहट के साथ तन्नूर से लगकर बैठ जाता। इसकी दुकान पर लकड़ी का एक बोर्ड लटक रहा था जिस पर तहरीर थी, यहाँ अक्ल नहीं खुशबू फरोख्त होती है। खलील का अंदाज, इसकी हरकतें और बेसाख्ता जुमले हर रोज नए मौजू का हिस्सा बनते। लोग इसे सिर्फ इसलिए बर्दाश्त करते थे कि इसकी रोटी सच में लजीज होती। एक दिन शहर के बाजारों में ऐलान हुआ कि बादशाह अवाम के दरमियान आने वाले हैं और जो शहरी उनके दिल को खुश कर देगा इसे शाही इनाम से नवाजा जाएगा। पूरे शहर में जोश और खरूश फैल गया। दुकानदार अपनी दुकानों को सजाने लगे, फनकार मैदान में उतर आए और हर तरफ तैयारी शुरू हो गई। खलील चुपचाप तन्नूर से लग के ऐलान का सफ़ा पढ़ता रहा। कई घंटों बाद वो उठा, आटा लिया और इसे मेज पर पटक दिया। अगले दिन सुबह जब शहर के बासी अपनी तैयारियां मुकम्मल कर रहे थे, खलील ने अपने तन्नूर के बाहर एक छोटा सा तख्ता लगा दिया। तख्ते पर आटे से बनी छोटी छोटी गोल गोल शक्लें रखी थीं, जिन पर राख से आंखें, कान, नाक बनाए गए थे। कुछ के कान बड़े, कुछ के चेहरे टेढ़े, कुछ मुस्कुरा रहे थे, कुछ उदास। लोगों ने यह मंजर देखा तो कहे छूट पड़े। कोई बोला, ये तो पागल हो गया है, तो कोई तंज कर गया, यही इनाम ले जाएगा। खलील कुछ ना बोला, बस उन चेहरों को साफ करता रहा। जब बादशाह की सवारी इस बाजार से गुजरी तो खलील के तन्नूर के पास मजमा पहले ही जमा था। बादशाह की नजर भी उन आटे के चेहरों पर पड़ी जिन्हें खलील ने एक अजीब तरतीब से सजाया था। काफिले के सरदार ने हुक्म दिया कि यह फजूल चीज यहां नजर ना आए, मगर बादशाह ने हुक्म दिया, रुक जाओ, मैं सुनना चाहता हूं ये सब किया है। खलील खामोशी से उठा और बगैर किसी सलाम के बादशाह की तरफ देखने लगा। बादशाह ने पूछा, ये चेहरे क्या हैं? खलील बोला, ये बगदाद के वो लोग हैं जिन्होंने अक्ल तो पढ़ी पर समझी नहीं। दरबारी चौंक गए, मजमा में खामोशी छा गई। खलील ने आगे बढ़कर एक चेहरे की तरफ इशारा किया और कहा, ये वो है जो सिर्फ सुनता है पर कभी किसी को जवाब नहीं देता, सिर्फ सर हिलाता है। फिर दूसरे की तरफ इशारा करके बोला, ये वो है जो हर सवाल का जवाब जानता है मगर सिर्फ इस वक्त बोलता है जब सब बोलना बंद कर दें। एक के चेहरे पर खलील ने सर के दोनों तरफ आटे के दो बड़े कान बना रखे थे। वो हंसते हुए बोला, ये वजीर है जो सिर्फ बादशाह की सुनता है और बाकियों की आवाज को दीवार के पीछे छोड़ देता है। बादशाह खामोशी से देखता रहा। दरबारियों को ये बातें पसंद न आई। लोगों में सरगोशियां बढ़ने लगीं। खलील ने आखिर में एक खाली चेहरे की तरफ इशारा किया जिस पर ना आंखें थीं, ना मुंह, ना कान। बादशाह ने पूछा, ये कौन है? खलील बोला, ये वो है जो तख्त पर बैठा होता है पर ना देखता है, ना सुनता है, ना बोलता है, बस दूसरों की सुनकर फैसले करता है और खुद को सबसे अलग समझता है। बादशाह के लब थरथरा गए और वो कुछ लम्हे खलील की तरफ देखते रहे, मगर फिर काफिले को आगे बढ़ने का हुक्म दिया। दरबारियों ने खलील को कुछ कहने की कोशिश की मगर बादशाह ने उन्हें खामोश रहने का इशारा किया। खलील तन्नूर के पास आया और वही गोल चेहरे धीरे धीरे राख में बदलने लगे। लोग जाते जाते एक दूसरे से कहने लगे, ये नामबाई पागल तो है मगर बातें बहुत अजीब हैं। बादशाह का काफिला आगे बढ़ गया और खलील के आसपास खामोशी का राज छा गया। इसने तन्नूर की राख हाथ में लेकर आसमान की तरफ फेंकी और कहा, एक दिन यही राख रोशनी बनेगी, शायद इस वक्त कोई समझ भी जाए। शहर आगे बढ़ गया। इनाम का दिन करीब आया मगर खलील का नाम फहरिस्त में कहीं नहीं था। शहर में 3 दिन गुजर गए थे, शाही इनामात बांट दिए गए थे और बाजार फिर से मामूल पर आ गया था, मगर खलील नामबाई ने अपने तन्नूर पर दोबारा आग न जलाई। वो खामोश बैठा राख को उंगलियों से छेड़ता रहा जैसे कोई गहरा राज इस राख में छुपा हो। लोग रोजाना गुजरते, कुछ हंसते, कुछ अफसोस करते और कुछ इसे देखकर आंखें फेर लेते। चौथे दिन सुबह जब सूरज अभी ऊंचा ना हुआ था, खलील तन्नूर के सामने खड़ा था और उसके इर्द गिर्द आटे की छोटी छोटी थैलियां रखी थीं। इसने ऐलान किया कि आज की रोटी मुफ्त होगी मगर हर शख्स को सिर्फ एक मिलेगी और उसके साथ कुछ खास होगा। लोग चौंक गए, कुछ करीब आए, कुछ ने मजाक उड़ाया मगर तजस्सुस हर शय पर गालिब आया।
खलील ने पहली रोटी निकाली और उसके साथ एक छोटा कागज दिया जिस पर लिखा था, अगर तुम चुप रहे तो तुम्हारे बच्चे भी सवाल करना भूल जाएंगे। लोगों ने वो कागज पढ़ा और चौंक कर खलील को देखा, फिर हंसते हुए चले गए। अगले दिन खलील ने कुछ और रोटियां निकाली और हर रोटी में एक नया कागज रखा। जिस दिन तुमने अपने हक पर आवाज बुलंद की, जालिम का ताज लरजने लगेगा। जब तक तुम डरते रहोगे तख्त सलामत रहेगा। सच कहो, कुछ बदलेगा। तुम्हारा खामोश रहना भी एक जुर्म है। बोलने का वक्त आ गया है। सवाल करना मत छोड़ो, वरना तुम भी उन्हीं पत्थरों में दफन हो जाओगे जिन पर तारीख लिखती है। दिनों में ये रोटियां शहर भर में मशहूर हो गईं। हर कोई खलील की रोटी लेना चाहता था। हर किसी को अपनी रोटी में क्या जुमला मिलेगा जानने का इश्तियाक होता। ये छोटे पैगामात लोगों के दिलों में चुभते और उन्हें खुद से सवाल करने पर मजबूर करते। इब्तिदा में लोग महज तजस्सुस तफरी के लिए आते, मगर आहिस्ता आहिस्ता उनके चेहरों पर संजीदगी उतरने लगी। कई लोग रोटी लेकर दुकान के सामने खड़े हो जाते और पैगाम को बार बार पढ़ते। कुछ देर तक खामोश रहते, फिर वापस चले जाते, जैसे उनकी अंदरूनी दुनिया में कोई तब्दीली आ रही हो। कुछ नौजवान जो पहले बेपरवाह थे अब बहस करने लगे कि खामोशी भी जुर्म हो सकती है। कुछ बुजुर्ग जो हमेशा नसीहत देते थे अब खामोश होकर सुनने लगे। औरतें जो पहले सिर्फ घर के कामों में मसरूफ और खामोश रहती थीं, अब खलील की रोटी का पैगाम बच्चों को सुनाकर उनसे पूछती थीं, बेटा ये बात तुम्हें क्या सिखाती है। वो चाहती थीं कि उनके बच्चे सिर्फ खाना ना खाएं, सोचना भी सीखें। चंद दिनों में खलील के तन्नूर के आसपास एक अजीब महफिल सी लगने लगी। लोग सिर्फ रोटी लेने नहीं, बात करने, सुनने और सोचने आते। मदरसों के उस्ताद भी उन जुमलों को पढ़कर अपनी क्लास में उन पर गुफ्तगू करने लगे। राह चलते लोग एक दूसरे से पूछते, तुम्हें खलील की रोटी में क्या लिखा मिला, और जवाब सुनकर सर झुकाकर सोच में पड़ जाते। शहर का सुकूत जो कभी आदत बन चुका था अब सवालों की सरगोशियों में बदलने लगा था। खलील की नीयत खामोश थी, मगर उसकी राख से निकलने वाली गर्मी ने बगदाद की खामोश फजाओं में नई फिजा भर दी थी। दरबारियों तक जब उन पैगामात की बात पहुंची तो वो बरहम हो गए। बादशाह को इत्तला दी गई कि वो नामबाई जिसे दरबार ने नापसंद किया था अब पूरे शहर की जुबान पर है। बादशाह ने हुक्म दिया कि खलील को कसर लाया जाए, मगर खलील ने जाने से इनकार किया और कहा, मैं सिर्फ इस वक्त आऊंगा जब आप मेरे तन्नूर के सामने खड़े होकर मुझसे रोटी मांगेंगे, जैसे बाकी रियाया मांगती है। दरबारी आग बबूला हो गए, मगर बादशाह खामोश रहे। 3 दिन बाद एक अजीब वाकया पेश आया। बादशाह बगैर किसी काफिले निगहबान असाजो सामान के खलील के तन्नूर पर आ खड़े हुए। वही तन्नूर, वही पुरानी बैठक और वही राख की खुशबू। खलील ने बादशाह को बैठने को कहा, फिर तन्नूर में से एक खास रोटी निकाली जिसके साथ एक चमकते हुए कागज में लिपटा हुआ पैगाम था। बादशाह ने इसे खोला तो लिखा था, अगर तुम्हारी बादशाहत सिर्फ खामोश रियाया से कायम है तो तुम सबसे बड़े कैदी हो। सिर्फ फर्क यह है कि तुम्हारी पास ताज है, जंजीरें नहीं। बादशाह का रंग बदल गया, हाथ लरजने लगे और वो खामोशी से खलील की तरफ देखने लगे। खलील ने कहा, आप इनाम देने आए थे, पर कभी ये सोचा कि किसी नाबाई के तन्नूर में वो आग भी हो सकती है जो चिरागों से ज्यादा रोशनी दे। बादशाह की आंखों में नमी सी उतर आई और उन्होंने कसर वापसी पर ऐलान किया कि खलील को शाही मुशीर मुकर्रर किया जाए, मगर खलील ने इनकार कर दिया। इसने कहा, मुझे महल नहीं चाहिए, मुझे वो लोग चाहिए जो अब भी मेरे तन्नूर के सामने खड़े होकर खुद को पहचानने का हुनर सीखें। बादशाह ने पूछा, तुमने ये सब कैसे सीखा? खलील ने कहा, जनाब मैं नामबाई हूं, मगर मैंने राख से वो आग देखी है जो तख्तों को भी पिघला सकती है। अगर सच के लफ्ज अब के कानों में तप्श नहीं पैदा करते तो अब के महल का सबसे ऊंचा दरवाजा दरअसल सबसे छोटा है, क्योंकि सच वहां से गुजर ही नहीं सकता। पूरे शहर में खलील नामबाई का चर्चा हो गया। लोग अब इसे बेवकूफ नहीं उस्ताद कहते। इसके तन्नूर पर वही आटा, वही पानी और वही आग थी, मगर अब इसकी रोटी सोचों को बदलने की ताकत रखती थी। बादशाह ने कसर के दरवाजे पर एक लौ लगवाई जिस पर लिखा था, अगर किसी दिन अक्ल महल में ना मिले तो बगदाद के तन्नूरों में तलाश करना, शायद वहां कोई खलील बैठा हो। ये कहानी हमें सिखाती है कि असल दानाई लिबास जुबान और उहदे से नहीं आती। बाज औकात सादा दिल लोग ऐसी रोशनी रखते हैं जो पूरे शहर को बेदार कर देती है। तख्त पर बैठना अहम नहीं, दिलों में जगह बनाना असल बादशाही है।